नमस्कार विद्यार्थियों, ओनली यूपीएससी के इस स्पेशल क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमने इससे पहले वाले क्लास में एड ड्यूटी और स्पेसिफिक ड्यूटी को कर लिया था। देखिए, जो नए विद्यार्थी अभी इस क्लास से जुड़ रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि हम इंडिया का टैक्स सिस्टम समझ रहे हैं। उसी क्रम में ये तीसरा क्लास है और आज हम समझेंगे कि कर परिहार क्या होता है, यानी कि टैक्स जो है अवॉइडेंस क्या होता है, कर चोरी क्या होता है और कर नियोजन क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। आइए क्लास शुरू कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। भारत में आयकर प्रगतिशील प्रकृति का है। ठीक है, भारत में कर प्रगतिशील प्रकृति का है। इसका मतलब ये होता है कि जो कर है वो आपके आय के बढ़ने के साथ साथ जो है आपसे उसी प्रतिशत यानी कि उसी मात्रा में लिया जाता है। जिसका आय ज़्यादा है उससे कर ज़्यादा लिया जाता है, जिसका आय कम है उससे कर कम लिया जाता है। जैसे जैसे आय बढ़ता है कर भी बढ़ता है। कर परिहार एवं कर नियोजन जहाँ वैध है वहीं कर चोरी अवैध है। आयकर कानून के तहत भारत सरकार कई आर्थिक उपकरण प्रदान करती है जिनमें निवेश कर एक करदाता अपनी कर देयता को कम कर सकता है। उदाहरण स्वरूप आयकर एक्ट के 80C प्रावधान के तहत 1.5 लाख तक का निवेश प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना एवं NSC आदि उपकरणों में किया जा सकता है। यह निवेश धनराशि कर से मुक्त रहेगी। इसे ही कर नियोजन कहते हैं। अब मैं पूरा मामला आपको समझा दूं। तो स्टेटमेंट मैंने पढ़ दिया कि स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, नोट्स कैसे लिखा जाता है। अब आपको समझना है कि मामला पूरा क्या है। देखिए, है क्या कि एक निर्धारित कर आपको देना होता है सरकार को, लेकिन सरकार के जो नियम हैं उनमें बहुत सारे नियम ऐसे हैं जिनके तहत आप अपने कर को बचा सकते हैं। उसमें व्यवस्था दिया गया है, सरकार ने व्यवस्था दिया है, एक प्रावधान है 80C का। आप अगर 80C के तहत निवेश करते हैं तो उस पर आपको कर देने में छूट मिलती है। ठीक है, और उसके बाद में एक है प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड में अगर आपने पैसा डाला है तो उस पर भी आपको छूट मिल जाती है। सुकन्या समृद्धि योजना, ये बहुत अच्छी एक योजना है जिसमें जो बच्चियां होती हैं जन्म से उनका एक बीमा करा दिया जाता है और वो उनके शादी तक पूरा होता है। तो अगर इस योजना में कोई अपना पैसा डाल रहा है तो उस पैसे पर कर नहीं पड़ता, यानी कि टैक्स सरकार नहीं लेती है। या NSC के तहत अगर आपने कोई पैसा लगाया हुआ है तो उस पर भी सरकार कर नहीं लेती है। तो ये सब क्या है? ये सब प्लानिंग है। आप प्लान कर लेते हैं कि आपको कैसे टैक्स आपका बचाना है। उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। जिसे मान लीजिए कि आपको 50 रुपये टैक्स सरकार को देने हैं। ठीक है, अब इसमें आपने किया क्या कि थोड़ा बहुत पैसा आपने SCC के तहत जमा किया हुआ है, थोड़ा बहुत आपने जो है सुकन्या समृद्धि योजना में डाला हुआ है, थोड़ा बहुत आपने प्रोविडेंट फंड में डाला हुआ है, और ऐसे ऐसे करके आप करीब 30 रुपये तक जो है अपने इस कर को बचा लेते हैं। तो आपको मात्र सरकार को 20 रुपये कर के रूप में देना होगा। तो इससे बोलते हैं कर नियोजन या टैक्स प्लानिंग। ठीक है, और ये एक वैध तरीका है। कर बचाने का ये एक वैध तरीका है। अगर इस तरीके को अपना करके आप कर से बचते हैं तो ये कोई गलत तरीका नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जब एक करदाता कर कानूनों में मौजूद कमियों का प्रयोग कर अपनी कर देयता को कम करता है तब इसे कर परिहार कहते हैं। जब एक करदाता कर कानूनों में मौजूद कमियों का प्रयोग कर अपनी कर देयता को कम करता है तो इसे कर परिहार कहते हैं। अब कर नियोजन और कर परिहार में अंतर समझ लीजिए। जो कर नियोजन होता है उसमें जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं वो सरकार के द्वारा बनाए गए कुछ नियम के तहत होते हैं। जैसे अगर सरकार ने कहा कि 80C के तहत हम इतना छूट देंगे, सुकन्या समृद्धि योजना में हम टैक्स नहीं लेंगे, तो ये क्या है? इस सरकार के द्वारा बनाए गए नियम हैं
और करदाता प्लान करके अपना टैक्स बचा लेता है। लेकिन अगर सरकार के जो बनाए हुए नियम हैं उन नियमों का कोई जो है, क्योंकि हर नियम में कोई ना कोई कमी होती है, तो उन कमियों को अगर कोई पकड़ करके टैक्स बचा लेता है, टैक्स जो है कम देता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसे कर परिहार कहते हैं। कर परिहार यानी कि टैक्स एवॉइडेंस कहते हैं उसको, ठीक है, कर परिहार कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपने कर परिहार भी समझ लिया होगा। आगे देखते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आय को छुपाया जाए या गलत बताया जाए एवं कर योग्य आय पर कोई कर का भुगतान ना हो, तब इससे कर चोरी की संज्ञा दी जाती है। यानी कि अगर आपने कर को बचाया है, छुपाया है, अपनी आय को सरकार को नहीं बताया है, तो ये कर चोरी की संज्ञा में गिना जाता है। एक वैध स्रोत से प्राप्त आय जिस पर कर का भुगतान ना किया गया हो एवं अवैध स्रोत से प्राप्त संपूर्ण आय को साथ में काला धन कहा जाता है। चाहे पैसा आप अवैध तरीके से कमाए हों या वैध तरीके से आपने कमाया है, अगर सरकार को आपने उचित जानकारी नहीं दी है तो वो काला धन माना जाएगा। अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा जो काले धन से चले उसे समांतर यानी कि समानांतर या समांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं। पैरेलल गवर्नमेंट, इसका मतलब ये है कि अगर कोई धन ऐसा है जिसके बारे में गवर्नमेंट को ही जानकारी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं एक मार्केट बना करके खड़ा कर देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में सब कुछ क्या है, पैसा है, मनी है। तो अगर मनी जो मार्केट में सर्कुलेट हो रही है उसकी जानकारी बैंक के पास है, आरबीआई के पास है, भारत सरकार के पास है कि मार्केट में 1 करोड़ रुपया है कि 10 करोड़ रुपया है कि 100 करोड़ रुपया है, तो वो एक वैध तरीके से सरकार चल रहा है। लेकिन अगर पैसा छुपाया जाए और चाहे वो 1 करोड़ की बात हो या 1 लाख की बात हो और वो मार्केट को चलाने लगे, तो ये क्या है, एक सरकार के बराबर कोई व्यवस्था चल रही है। और इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उसे पैरेलल गवर्नमेंट या समानांतर या समांतर सरकार कहते हैं, ठीक है। तो इसे समांतर सरकार कहते हैं। और यहाँ पर जब कोई अर्थव्यवस्था की बात होगी तो समानांतर अर्थव्यवस्था कह देंगे उसको, या इसे ग्रे व्यवस्था भी कहते हैं, ठीक है, ग्रे व्यवस्था भी कहते हैं। आगे देखते हैं। यदि काले धन को किसी माध्यम से सफेद धन में परिवर्तित कर लिया जाए तो इससे धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ये शब्द आपने खूब सुना होगा नेताओं की रैलियों में, समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों पर, ठीक है, कि मनी लॉन्ड्रिंग की बात खूब होती है। मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है कि जो पैसा आपने गलत तरीके से रखा, यानी कि जिसके बारे में सरकार को जानकारी नहीं है, या जो पैसा जिस पर सरकार को टैक्स नहीं दिया गया है, उस पैसे को आप किसी ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दें जो कि एक वैध तरीके के भीतर आता हो, तो इसे पैसे का धोना यानी कि शोधन करना, या इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। यदि धन शोधन के उद्देश्य से झूठी कंपनी स्थापित की जाए एवं इस धन को उस कंपनी से सृजित आय के रूप में दिखाया जाए तो ऐसी कंपनी सेल कंपनी मानी जाती है। ये जो टर्मोलॉजी है, सेल कंपनी, मनी लॉन्ड्रिंग या समानांतर अर्थव्यवस्था, ये बहुत मदद करते हैं जब हम यूपीएससी जो परीक्षा को डील कर रहे होते हैं, क्योंकि इन शब्दों की समझ बहुत जरूरी है, तभी आप कॉन्सेप्ट को पकड़ पाते हैं। अर्थव्यवस्था में शब्द बहुत मायने रखते हैं। तो यहाँ पर सेल कंपनी कैसी कंपनी है? जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हो, एक फेक कंपनी, वो सेल कंपनी कही जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। यदि एक देश के भीतर धन शोधन कठिन हो जाए तो इसकी संभावना है कि इस धन को किसी विदेशी खाते में भेज दिया जाता है। उसके उपरांत इस धन को पुनः उसी देश में विदेशी निवेश के रूप में लाया जाता है। उदाहरण स्वरूप पार्टिसिपेटरी नोट्स के जरिए,
जिसे पी नोट्स कहते हैं। यदि काला धन देश से बाहर जाता है एवं पुनः उसी देश में विदेशी निवेश के रूप में वापस आता है तो इसे राउंड ट्रिपिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों बात मैं आपको आसानी से समझा दे रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर देश में पैसा रखे हैं और वो पैसा मार्केट में सर्कुलेट भी हो रहा है और सरकार को उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वो क्या है, समानांतर अर्थव्यवस्था है। अगर आपने किसी जो है तरीके से उस पैसे को वैध जगह पर लगा दिया है और वो बच गया है, यानी कि उसकी जानकारी सरकार को नहीं लग पाई है, तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। या अगर आपने पैसे को स्वच्छ करने के लिए, उसे व्यवस्था में लाने के लिए किसी गलत कंपनी का इस्तेमाल किया है तो उन कंपनियों को सेल कंपनी कहते हैं। लेकिन अगर आपके ये सारे हथकंडे काम नहीं आए और आपका पैसा आपके देश में रखना दुश्वार हो गया, तो आप करते क्या हैं कि अपने पैसे को विदेश भिजवा देते हैं हवाला के जरिए। यानी कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पर इंडिया में बैठे हैं और आपका कोई दोस्त ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, तो आपने कहा कि आप यहाँ से $10 का निवेश इंडिया में कर दीजिए और इंडिया में आपका कोई काम होगा तो उस पैसे से हम कर देंगे। तो ये हवाला के माध्यम से ये गलत पैसा ही तो है जो भारत में फिर से निवेश हो गया। तो अगर इस प्रकार से अगर भारत में कोई निवेश हो जाता है तो इस निवेश को जो है इस पर भी सरकार का कोई हथकंडा नहीं होता है। और पार्टिसिपेटरी नोट्स जो है, जो जिसे पी नोट्स कहते हैं, इसके जरिए खूब इस तरीके से पैसा इंडिया में आता है। जो भारत में ब्लैक मनी होता है, हवाला के जरिए फिर से इंडिया में निवेश हो जाता है। ठीक है, और वो साफ हो जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा जो है एक पार्टिसिपेटरी नोट्स जो है, ये बहुत बड़ा जो है एक गेम चेंजर है। 2011 में कांग्रेस की सरकार ने एक बार ट्राई किया था इस नोट्स को हटाने के लिए, और इसका प्रभाव मैं आपको बता दूं कि 11 बजे सदन का सेशन शुरू हुआ। वित्त मंत्री ने घोषणा किया कि पी नोट्स को विड्रा करेंगे या उस पर कुछ नियम बनाएंगे। 12 बजते बजते पूरा मार्केट जो, चाहे वो निफ्टी हो या जो दूसरे और जो है प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऑनलाइन निवेश होता है, वो धड़ाम से गिर गए, धराशायी हो गए बिल्कुल से। ठीक है, तो जितने स्टॉक एक्सचेंज हैं सब धराशायी हो गए। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत में कितनी भारी मात्रा में गलत पैसा निवेश हो जाता है। ठीक है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना करके पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा भी समझना है। ठीक है, तो आपने ये समझा कि विदेश से जो पैसा आता है वो काले धन के रूप में जो यहाँ से हवाला के जरिए विदेश से आ जाता है, वो भी क्या है, एक ब्लैक मनी है, लेकिन वो पार्टिसिपेटरी नोट्स के जरिए जो है निवेश हो जाता है। यदि काला धन देश से बाहर जाता है एवं पुनः उसी देश में विदेशी निवेश के रूप में वापस आ जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया को राउंड ट्रिपिंग कहते हैं। जो ये पूरी प्रक्रिया जिसमें हवाला होता है, यहाँ से वहाँ पर जो है निवेश किया जाता है, ये पूरी प्रक्रिया जो है ये राउंड ट्रिपिंग कहलाती है। ठीक है, राउंड ट्रिपिंग। तो ये था इस क्लास में आपने समझा कि जो है कर चोरी क्या है, कर नियोजन क्या है, कर परिहार क्या है, राउंड ट्रिपिंग क्या है, समानांतर अर्थव्यवस्था क्या है, समानांतर सरकार क्या है, सेल कंपनी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर समझा। अगली क्लास में हम, जैसा कि आप ये पीडीएफ देख रहे हैं, हम टैक्स से डिडक्टेड और सोर्स ऑफ जो है विद होल्डिंग टैक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो अगर आपने हमारी पिछली क्लास अभी तक नहीं पढ़ी तो उसको पहले पढ़ लीजिए, नहीं तो आगे चीज़ें और कठिन होने वाली हैं। और इकोनॉमिक्स में अगर चीज़ें शुरुआत से ना पढ़ी जाएं तो आगे समझ में नहीं आती हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा सारी क्लास, आप एक शुरुआत से पढ़ लीजिए। और अगर अभी आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।